हेलो दोस्तों, मैं मंजीत कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक टेस्ट सीरीज पर। आज डेट है 2 नवंबर 2020 और VBI मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री आज आप देखेंगे। दोस्तों, मैं ज़्यादा समय नहीं देना चाहता हूं, इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। इसलिए यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक तथा शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और 8 टाइम एवरी नाइट 8 PM से 9 PM के बीच आपके कमेंट का आंसर दिया जाएगा। आज के वीडियो के कमेंट का आंसर आज ही 8 बजे रात से 9 बजे रात के बीच दिया जाएगा। कल के वीडियो का आंसर आपको कल दिया जाएगा। यह एक लाइव सेशन है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। चलिए, ये है भौतिकी का क्वेश्चन। हम आपको अभी 30 भौतिकी का VBI क्वेश्चन बताएंगे, आप इसको देखिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। ये जो ल्यूमेन है ये किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपयुक्त दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये ल्यूमेन जो है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। इसका एक ट्रिक भी है। एक होता है कैंडेला जो होता है वो ज्योति तीव्रता का होता है, ल्यूमेन जो होता है ज्योति फ्लक्स का होता है। तो इसमें दोस्तों एक ट्रिक हम आपको बताते रहे हैं। ल्यूमेन का जो आधा ल है उसी तरह फ्लक्स का आधा फ होगा, मतलब कि हाफ हाफ जो होगा वो एक साथ रहेगा। और कैंडेला जो है तो इसमें फुल वर्ड है और इसका भी फुल वर्ड है। जैसे कैंडेला तीव्रता के साथ है, आधा 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 के साथ चला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। ये जो क्यूरी है ये किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता, तापक्रम, ऊर्जा, ऊष्मा। तो हमको बता दें कि ये क्यूरी जो है वो रेडियो एक्टिव धर्मिता का इकाई है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एम्पियर क्या मापने की इकाई है। एम्पियर से क्या मापा जाता है? वोल्टेज नहीं, करंट मापा जाता है एम्पियर से। एम्पियर से करंट मापा जाता है, प्रतिरोध भी नहीं नापा जाता है, पावर भी नहीं नापा जाता है, करंट नापा जाता है, मतलब विद्युत। एम्पियर से हमेशा विद्युत मापा जाता है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यंग प्रस्थानता गुणांक का SI मात्रक है। यंग प्रस्थानता गुणांक का SI मात्रक क्या होता है? डाइन पर सेमी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इसका हम आपको बता दें कि प्रतिस्थानता गुणांक का SI मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु का क्या गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, स्थिर ऊर्जा बढ़ जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा बढ़ जाएगी, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि किसी वस्तु का जब ताप बढ़ेगा, जब उसके टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऊष्मीय ऊर्जा। ये होगा आपका सही आंसर, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं में क्या होता है? जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं में क्या होता है? उसके अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाती है, उसकी अणुओं की ऊर्जा घट जाती है, कि अणुओं का द्रव्यमान बढ़ जाता है, क्या भार बढ़ जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अणुओं की चाल जो है वो घट जाती है। किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसकी अणुओं की चाल घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ऊष्मा का प्रकार, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? मतलब कि ऊष्मा एक प्रकार की एक ऐसी ऊर्जा है जिसको कार्य में बदला जा सकता है। तो इसका सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण वो कौन दिए थे? तो सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण क्या डेवी दिए थे, रदरफोर्ड,
सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो ये जो है उसमें का जो कार्य में बदलने की जो सबसे पहले प्रमाण दिए थे वो थे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड आपका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया। मतलब कि एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिस घिस कर पिघला दिया। मतलब कि टेम्परेचर वो ज़रूरी नहीं है कि बर्फ़ यदि हिमालय पर हो, मतलब कि यदि हिमालय पर हो तो वो नहीं पिघल सकता क्योंकि वहाँ पर ठंडा होती है। वहाँ पर भी यदि बर्फ़ को ज़्यादातर घिसा जाए तो वो पिघल सकती है। मतलब इस बात को प्रमाण दिए हैं। तो क्या वो वैज्ञानिक रदरफोर्ड थे, जूल थे, डेवी थे या सेल्सियस थे? तो वो वैज्ञानिक थे डेवी। डेवी ने यह प्रमाण दिया कि जो बर्फ़ होता है ये ठंडी के मौसम में भी यदि उसे घिसा जाए तो वो पिघल सकता है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है परासर तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी मारकर उत्पन्न किया? देखिए जो दोस्त कल का सेशन किए होंगे उन्हें पता होगा कि परासर तरंगों को एक वैज्ञानिक ने सीटी मारकर उत्पन्न किया था। परासर तरंगे उसे कहते हैं जो 20 जूल से कम की होती है। जो तरंगे कम की होती है उसे परासर तरंगे कहते हैं, जो हम मानव नहीं सुन सकते हैं। लेकिन फिर भी ये वैज्ञानिक जो थे ये सीटी मारकर सरल परासर तरंग उत्पन्न कर सुनाए थे सबको। उनका नाम था गाल्टेन ने परासर तरंगों को सीटी मारकर उत्पन्न किया था। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि शिकार पर भक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? शिकार या परभक्षियों का पता लगाने के लिए जो चमगादड़ होते हैं या डॉल्फिन या किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो है वो परिघटना है प्रतिध्वनि का निर्धारण। ये प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। जैसे चमगादड़ जो है एक ध्वनि छोड़ता है, जैसे कि ये समझिए ये चमगादड़ हो गया, ये चमगादड़ है तो ये इससे एक ध्वनि छोड़ता है और ये आगे यदि कोई ठोस है तो ये ध्वनि यहाँ से टकरा कर रिटर्न आती है और चमगादड़ उसे सुन लेता है कि ये ध्वनि रिटर्न आ रही है, मतलब आगे रास्ता नहीं है, तो यहीं से अपना रास्ता ऐसे मोड़ लेता है। इसीलिए चमगादड़ रात में उड़ पाते हैं, वो हमेशा एक ध्वनि छोड़ते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। माने क्या चीज़ है जो कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्व जो हैं उनसे घर से दूर रखने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है। ये जो अल्ट्रासोनिक तरंग है ये एक तरंग है, मतलब कि एक ध्वनि है एक प्रकार की। ये कीड़ों तथा घर से हानिकारक कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घर से दूर भगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ध्वनि का तत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तत्व जो है किस पर निर्भर करता है? आपको पता होना चाहिए। तीव्रता पर नहीं, वेग पर नहीं, आयाम पर नहीं, ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे क्या कहते हैं? प्रकाश जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फोटोन। प्रकाश जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है उसे फोटोन कहते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग, इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त दोनों। अनुप्रस्थ तरंग। ये प्रकाश तरंगे कौन से प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। ये अनुप्रस्थ तरंग आपका सही आंसर होगा। ये अनुप्रस्थ तरंग है 13। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता था? प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है ये किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? ये किसके द्वारा? तो ये न्यूटन के द्वारा, हाइगेंस के द्वारा, फैराडे के द्वारा या
प्लैंक के द्वारा। इसका जो सही आंसर होगा हाइगेंस के द्वारा। हाइगेंस के द्वारा प्रकाश का सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंग के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि की जाती है। मतलब वो कौन सा घटना है जिसे पता चलता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे है। इसकी ये घटना है ध्रुवण। ये ध्रुवण की घटना से पता चलता है कि प्रकाश तरंगे जो है ये अनुप्रस्थ तरंग है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर है 15। कह रहा है कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल से संबंधित है। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल से संबंधित है क्या? एम्पियर का नियम, कूलॉम का नियम, फैराडे का नियम या ओम का नियम। तो ये इसका सही आंसर होगा कूलॉम का नियम जो है दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल से संबंधित है कूलॉम का नियम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो विद्युत आवेश के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 1/4 होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो 4 गुना हो जाएगा। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच बल क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि समान आवेश में होता है क्या होता है? समान आवेश में आकर्षण, आसंजन, विकर्षण या संसंजन। तो ये होता है समान आवेश में विकर्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ क्या होती है? ऋणात्मक हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, उदासीन रहती है। पहले ऋणावेशित होती है फिर धनावेशित होती है। हम आपको बता दें कि एबोनाइट की छड़ जो होती है वो बिल्ली की खाल से जब उसे रगड़ते हैं तो धनावेशित नहीं, ऋणावेशित हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो है ये 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। ये पहला नंबर ऑप्शन था। एक भाग चुंबक का दूसरा भाग अचुंबक बन जाता है। एक भाग उत्तरी ध्रुव और दूसरा भाग दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। दोनों भाग अचुंबकीय हो जाते हैं। दोनों भाग अचुंबकीय तो नहीं होंगे क्योंकि वो चुंबक कितना भी टुकड़े टुकड़े हो जाए वो लोहे को आकर्षित ही करता है। तो ये तो गलती है। दूसरा, एक भाग उत्तरी ध्रुव भाग नहीं, एक भाग उत्तरी ध्रुव और दूसरा भाग दक्षिणी ध्रुव कभी नहीं हो सकता क्योंकि वो चुंबक अलग अलग हो गए हैं। बी नंबर ऑप्शन है कि एक भाग चुंबक का दूसरा भाग अचुंबक बन जाएगा, ऐसा भी कभी नहीं होगा। इसलिए आपका आंसर दोनों भाग पृथक चुंबक बन जाते हैं। दोनों आधा आधा हो जाते हैं तो वो पृथक चुंबक बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक वहाँ होती है कहाँ होती है? दोनों किनारों पर? नहीं। चुंबकीय अक्ष पर? नहीं। सभी जगहों पर समान होती है? नहीं। ये मध्य में जो होती है ना, ये चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक होती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि लौ चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंग अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? लौ चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंग अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? उनको क्या कहा जाता है? परिनालिका कहा जाता है, टोराइड कहा जाता है, डोमेन कहा जाता है, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका हम आपको सही आंसर बता दें तो डोमेन कहा जाता है इनको। ये जो लौ चुंबक पदार्थ के भीतर परमाणुओं के असंख्यक अति सूक्ष्म संरचना को डोमेन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है एक डोमेन में
परमाणुओं की संख्या होती है, एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या 10 के पावर 18 से लेकर 10 के पावर 21 के बीच होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि प्रकाश किरण पुंज को अत्यंत दिशित हो, यदि प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशित हो वो कहलाती है, वो क्या कहलाती है? इरेजर, ग्रेजर, मेरस या लेजर। तो ये जो प्रकाश किरण पुंज अत्यंत दिशित हो वो लेजर कहलाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व को द्रव्यमान संख्या कितनी होनी चाहिए? तो आपको क्या, आप 10th में अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों मिलकर 4 हो जाते हैं। नाभिक का आकार कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर वेरी VVI क्वेश्चन है ये। VVI क्वेश्चन है कि नाभिक का आकार कितना होता है? तो नाभिक का आकार आपको हम बता दें, नाभिक का आकार 10 के पावर -15 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि पोजीट्रॉन की खोज किसने की थी? पोजीट्रॉन की जो खोज है वो किसने की थी? तो ये नंबर ऑप्शन है रदरफोर्ड, 2 नंबर ऑप्शन है थॉमसन, 3 नंबर ऑप्शन है चैडविक और चौथा नंबर ऑप्शन है एडरसन। तो हम आपको बता दें कि पोजीट्रॉन की जो खोज की थी एडरसन किए थे। एडरसन ने किए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अंतिम क्वेश्चन है फिजिक्स का। इसका अगला और अंतिम क्वेश्चन है कि ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है। बहुत ही VVI क्वेश्चन है। इसको आप ध्यान से देखिएगा कि हेलीकॉप्टर के आविष्कार किसने किया था। ये हेलीकॉप्टर जो है, ये हेलीकॉप्टर आप देखते हैं, इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार हम आपको बता दें ब्रिकवेट ने किया था। हेलीकॉप्टर का आविष्कार ब्रिकवेट ने किया था। ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, पॉलिटेक्निक के बहुत बार पूछा भी है ये। इसको आप ध्यान से देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला आप तो चैप्टर ही है, ये है केमिस्ट्री का चैप्टर। केमिस्ट्री है तो हम आपको बता दें कि ये एवरीडे 8 PM से 9 PM के बीच पूरा आप कमेंट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को, या नया टॉपिक लेकर या नया क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं। 8 PM से 9 PM के बीच एवरीडे प्रत्येक दिन आप ये हमसे पूछ सकते हैं। और हमारा क्लास 8 से 9 के बीच लाइव भी होता है। आप लाइव क्लास ज्वाइन भी कर सकते हैं। यदि हाँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए बढ़ते हैं केमिस्ट्री के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो आपको बता दें कि ये ग्रेफाइट जो है और आयोडीन जो है, ये दोनों ही अधातु होने के बावजूद भी इनमें धातुई चमक पाई जाती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि एक हीरा भी है जो अधातु होने के बाद भी इसमें भी धातुई चमक पाई जाती है। यदि ग्रेफाइट आयोडीन ना हो और हीरा का ऑप्शन हो तो आप हीरा ही टिक कीजिएगा, यही करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? ये आर्सेनिक भी उपधातु है, आपको पता होना चाहिए। एंटीमनी भी उपधातु है, बिस्मथ भी उपधातु है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ये सभी जो है उपधातु हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की आवेश की सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? मतलब कि कह रहा है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? तो ये हो गया थॉमसन, दूसरा है मिल्कन, तीसरा है रदरफोर्ड, चौथा है कूलम्ब। तो आपको हम बता दें कि इसका सही आंसर होगा मिल्कन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश को सफलतापूर्वक निर्धारण किया था। अगला क्वेश्चन है, ये चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से पता होगा, आप 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि 1.6 × 10⁻19 C का मतलब कूलम्ब होता है।
10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। ये रहा 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं। रेडियोधर्मी जो तत्व हैं ये किसका उत्सर्जन करते हैं। तो हमको बता दें कि पराबैंगनी किरण का, रेडियो तरंगे का, अल्फा बीटा या गामा विकिरण का, या औरक तरंगे का। तो ये जो रेडियोधर्मी तत्व हैं ये अल्फा बीटा और गामा तरंगों का ये उत्सर्जन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अल्फ़ा और बीटा किरण की खोज किसने की थी। यहाँ हमको बता दें कि अल्फ़ा बीटा और गामा ये तीनों किरण की खोज है ये रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड ही ना बताए थे कि रेडियोधर्मिता तत्व ये अल्फ़ा बीटा और गामा किरण का उत्सर्जन करता है, और इन्हों ही ना तीनों तत्वों की खोज की थी। तो अल्फ़ा बीटा किरणों की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन कि किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की, तो ये इसका भी रदरफोर्ड हो जाएगा। गामा किरणों की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 7। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है। निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है। 1 में है अल्फा किरण, 2 में है बीटा किरण, 3 में है गामा किरण, 4 में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा अल्फा किरण। अल्फा किरण जो है ये रेडियो सक्रिय किरण हीलियम के नाभिक के समकक्ष होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है। आपको पता होना चाहिए, 10th में यदि आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है। आइसोटोप कौन नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए आइसोटोप जो है ट्रेसियम नहीं है। ट्रेंसियम जो है ये आइसोटोप नहीं है, हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ऑक्सीकरण अवकरण अपक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण अपक्रिया में क्या होता है। परमाणुओं के कोर इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, या परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, या परमाणुओं के पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, या परमाणुओं के नाभिक में भाग लेते हैं। ये क्या होता है, ऑक्सीकरण और अवकरण में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी अपक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण क्या होता है, अलग अलग होता है, एक साथ होता है। पहले ऑक्सीकरण होता है तब अवकरण होता है, पहले अवकरण होता है तब ऑक्सीकरण होता है। तो हम आपको बता दें कि किसी भी अपक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण एक ही साथ होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण या अवकरण दोनों है। तो ऑक्सीकरण और अवकरण H2NO3 ये नहीं है। ये हो गया KMNO4 ये भी नहीं है। KClO3 भी नहीं है। और H2O2 जो है वो ऑक्सीकरण और अवकारक दोनों है। ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों की तरह प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है। इसका आपको बता दें कि सोडियम नाइट्रेट जो है वो ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है। ये सोडियम नाइट्रेट ये जो है ये नहीं है। सोडियम नाइट्राइट जो है ये ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सा गैस निकालते हैं। सभी अम्ल जो है वो धातुओं से
प्रतिक्रिया कर कौन सा गैस निकालते हैं? तो हमको बता दें कि हाइड्रोजन आयन ये बनाते हैं, मतलब हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन कि किसी एक समान व्यक्ति के रक्त का पीएच क्या होता है? किसी भी एक समान व्यक्ति के रक्त के पीएच का स्तर क्या होता है? तो होता है 7.35 से 7.45 के बीच होता है पीएच। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। ये रहा 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूध का पीएच का मान होता है। दूध के पीएच का मान कितना होता है? 6.6 होता है दूध के पीएच का मान। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन अणुओं की संख्या कम होती है, या यह हाइड्रोजन प्लस माने कि हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनिक हो जाता है। यही करेक्ट आंसर है। यह जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक क्रिया शक्तिशाली होती है, इसलिए कि यह हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये कह रहा है कि स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या होता है? कम हो जाता है, बढ़ जाता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, पर अपरिवर्तित रहता है। तो इसका सही आंसर होगा स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम होने पर क्या होता है? बढ़ जाता है, उसका दाब जो है वो बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर ये जो 20 है ये कह रहा है कि स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप पर समानुपाती होता है, यह कहलाता है। यह क्या कहलाता है? चार्ल्स का नियम या वायल का नियम या ग्राहम का नियम। तो ये हमको बता दें कि ये जो कहलाता है ये चार्ल्स का नियम कहलाता है, चार्ल्स का नियम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 21वीं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों ही भौतिक अवस्था में अलग अलग होती है तो उत्प्रेरक कहलाता है। तो उत्प्रेरक क्या कहलाता है? समांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक, प्रेरित उत्प्रेरक या उत्प्रेरित उत्प्रेरक। तो इसको हम बता दें कि जो अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों भौतिक अवस्था में अलग अलग होते हैं तो ये विषमांगी उत्प्रेरक बनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि ऋणात्मक उत्प्रेरक वह है जो ऋणात्मक उत्प्रेरक कौन है? ऋणात्मक उत्प्रेरक वह है जो अवक्रिया के वेग को कम करते हैं। यही ऋणात्मक उत्प्रेरक हैं जो अवक्रिया के वेग को कम करते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आपको मिलता ही रहेगा, आप अपने आप को देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये जो 23 है ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है। VVI बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पॉलिटेक्निक परीक्षा से रिलेटेड। कह रहा है कि सुरक्षा के दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है? ये जो है LPG के सिलेंडर में ऐसा क्या भरा जाता है जो एक मतलब कि थोड़ा सा भी गैस निकलता है तो हमको गंध देने लगता है? तो भरा जाता है मर्केप्टर। मर्केप्टर को पूरा नाम कहते हैं इथाइल मर्केप्टर। इथाइल मर्केप्टर इसका पूरा नाम है और इसका सूत्र होता है C2H5SH। ये इथाइल मर्केप्टर का पूरा सूत्र है C2H5SH। यही जो है जो घर में LPG गैस जो उपयुक्त होता है उससे जो थोड़ा सा भी गैस लीकेज करता है तो हमारे नाकों तक पता चल जाता है कि हाँ गैस लीकेज कर रहा है, तो वो गैस नहीं बल्कि वो इथाइल मर्केप्टर महकता है, इथाइल मर्केप्टर। और ये भी आप याद रखिएगा कि इथाइल मर्केप्टर का सूत्र होता है C2H5SH। ये भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि गोबर गैस में मुख्यतः होता है, गोबर गैस में क्या होता है? वो मीथेन होता है। ये सब कोई जानता है, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। गोबर गैस में मीथेन होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है? तत्वों की आवर्त सारणी के जनक कौन है? आपको पता होना चाहिए कि तत्वों की आवर्त सारणी के जनक
दिमित्री मेंडेलीफ हैं। तत्वों के आवर्त सारणी का जनक कौन है? दिमित्री मेंडेलीफ है। ये जो था दिमित्री मेंडेलीफ, इनका पूरा नाम को पता होना चाहिए कि दिमित्री इमानोविच मेंडेलीफ इनका नाम था, पूरा नाम दिमित्री इमानोविच मेंडेलीफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है। आवर्त सारणी का जो लंबा रूप है वो किस पर निर्भर करता है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आवर्त सारणी का जो लंबा रूप है परमाणु संख्या पर निर्भर करता है, ना कि परमाणु आकार पर। बहुत बच्चे होते हैं जो परमाणु आकार को कहते हैं जो यही सही है और इसे टिक करके चले आते हैं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ये बिल्कुल ही गलत है, ये परमाणु संख्या पर होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये 10th क्लास से लेकर और पॉलिटेक्निक आईटीआई के क्लास तक का ये सबसे वीवीआई क्वेश्चन है कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र 10th क्लास में ही बहुत ही ज़ोर शोर से याद कराया जाता है सारे बच्चों को। ये धोने का सोडा, कास्टिक सोडा, सोडियम एल्यूमिनेट, बेकिंग सोडा, ये जितने भी सारे हैं ये सूत्र ये बहुत ही याद कराया जाता है 10th क्लास से ही। तो आपको पता होना चाहिए कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। ये जो कास्टिक सोडा है इसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र है। सोडियम एल्यूमिनेट जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaAlO2। इसका रासायनिक सूत्र है NaAlO2। सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र NaAlO2 है। और आज का अंतिम क्वेश्चन और सबसे वीवीआई क्वेश्चन कि ये भी 10th क्लास में सब कोई पढ़ता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक है NaHCO3। और भी कुछ रासायनिक सूत्र हैं जो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, जैसे बहुत बार पूछता है POP का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 1/2 H2O होता है ये POP का। और एक होता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपको पता होना चाहिए कि इसी का पूर्ण रूप होता है CaSO4 × 2H2O। ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। ये तो हमारा सेशन आज का ख़त्म हो गया, लेकिन यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके पूरे कमेंट का आंसर दिया जाएगा, आपके पूरे कमेंट का आंसर दिया जाएगा। बस टाइम की लिमिट को आप ध्यान से समझें। टाइम की लिमिट है कि आपको 8 बजे से 9 PM के बीच, 8 PM से 9 PM के बीच आपके पूरे कमेंट का आंसर दिया जाएगा। एवरी नाइट प्रत्येक रात को, ये बात को ध्यान में रखिएगा। और ऐसे ही प्रतिदिन हमारा क्वेश्चन आता ही रहेगा और आप अपने आप को ऐसे जांच सकते हैं। और एक और ट्रिक बताऊं कि आपको ये कैसे करना है। जैसे कि मान लीजिए कि हम एक ऐसे ये क्वेश्चन हो गया कि ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो आप अपने कॉपी में एक साइड क्वेश्चन नंबर देकर 1 लिख लीजिए और यहाँ पर एक जगह छोड़ दीजिए और यहाँ पर एक जगह छोड़ दिए। ऐसे बॉक्स मत बनाइए, जैसे हम बॉक्स बना दिए हैं, लेकिन आप बॉक्स मत बनाइए। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 लिख दीजिए, यहाँ पर एक बॉक्स छोड़ दिए, यहाँ पर एक बॉक्स छोड़ दीजिए। और हमारे आंसर बताने से पहले आप सोच लीजिए, जैसे आप जो सोच रहे हैं उसमें लिखिए A और हम जो बताएंगे उसमें आप लिखिएगा मेरा बताया गया आंसर B। ऐसे ही इसमें 2 नंबर क्वेश्चन में आप सोच रहे हैं D और हम जो बताएंगे वो उसमें भी यदि हम D बताएं, ऐसे करके जब सेशन ख़त्म होगा तो आपका जो हमारे क्वेश्चन, ये हमारा है और ये आपका है, M मतलब मी और ये है मतलब T का मतलब टीचर द्वारा बताया गया। तो ये जो है यदि जितने भी क्वेश्चन के दोनों आंसर मैच कर जाएं और उनका अनुपात, और जितने भी सेशन का दोनों आंसर गलत हो जाए उसका अनुपात, दोनों का अनुपात आप निकालिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने आंसर करेक्ट दिए हैं और कितना आपका आंसर इनकरेक्ट है।
तो ऐसे आप एवरीडे ही आप ऐसे कीजिए, क्योंकि आप हमेशा पढ़ा ही नहीं जाता है, कभी कभी अपने आप को आजमाया भी जाता है टेस्ट देकर। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो की ओर कल। धन्यवाद।